Please join the meeting, everyone. आप लोगों को देख के तो ऐसा लग रहा है कि मैम हमको 2 घंटे का ब्रेक दे दो, वी वांट टू स्लीप। ऐसा क्या? रितोष, यू वांटेड टू स्लीप बट यू लुकिंग वेरी टायर्ड टुडे। डोंट नो मैम, आपको ही दिख रहा होगा, ऐसा लगता है आपको नींद आ रही। ओके, सो मैम कल हमने फर्स्ट टाइम इंटरप्रिटेशंस का क्वेश्चन देखा था कि हम कैसे पॉइंट लिख सकते हैं। जो हमने अज्यूम किए वो कुछ हद तक मैच थे बट नॉट एग्जैक्ट मैच। आई एग्री। मैंने कहा था कैसे जब 5-6 क्वेश्चंस कर लेंगे ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आएगी कि रोज बढ़ रहा है तो किस रीजन से बढ़ता है, जीपी घट रहा है बढ़ रहा है तो किस रीजन से होगा। अलोंग विथ अभी तो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया था, उस प्रीवियस क्वेश्चन में उसने कुछ स्टोरी मेंशन नहीं की थी कि मैनेजमेंट ने ऐसा किया इस साल या वैसा किया। बट जब आगे के आप फर्दर क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें वो बताता है कि यार मैनेजमेंट ने ऐसी ऐसी चीजें की है। एम आई क्लियर ड्यूरिंग द ईयर? सो मैम जब वो उसने किया है तो हम उसका इम्पैक्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अगर उसने कुछ किया है तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया। ठीक है, जरूरी नहीं है हर टाइम चीज बढ़ना हमारे लिए पॉजिटिव ही हो। इवन तो बढ़ना पॉजिटिव होता है बट उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, यस मैम। सो मैंने आप लोगों को बोला था कि एक बार वो क्वेश्चन जो हमने क्लास में डिस्कस किया एक बार खुद से वापस करके देखना कि क्या हमारे पॉइंटर्स बन रहे हैं। क्योंकि कैसा होता है जब आप मेरे साथ बैठ के डिस्कस करते हो तो वो थॉट जो मैं शेयर कर रही हूँ आपको सही लगते हैं। हाँ, ऐसा ही तो सोच रहे थे हम भी। बट जब हम खुद से बैठ के सोचने लगते हैं तो अगर हम उनमें से 2 पॉइंट भी सोच लिए तो बहुत बड़ी बात होती है। सो क्या वो क्वेश्चन आपने देखा था घर जाके? क्या हमको चीजें समझ में आई कि मोमेंट रोज का मोमेंट या फिर नेट एसेट्स टर्नओवर का मोमेंट या फिर उसका नेट एसेट्स एंड जीपी का इनवर्स रिलेशनशिप समझ में आया? कि अगर हम रिसीवेबल्स में कमेंट कर रहे हैं, रिसीवेबल्स होल्डिंग पीरियड में कमेंट कर रहे हैं तो वहां पे एक कंपोनेंट होता है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का मोमेंट भी उस रिसीवेबल्स वाले रेशियो को फ्लक्चुएट करेगा, चेंज करेगा। सो अगर आपने रेवेन्यू का मोमेंट कहीं लिखा है तो साइमल्टेनियसली वो मोमेंट आप वहां पर भी लिख सकते हैं। एम आई क्लियर एवरीवन? यस मैम। मैंने आपको बोला था कि आज हम इन्वेस्टर्स रेशियोज पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टर्स रेशियो? जब आप सुनते हो वर्ड इन्वेस्टर्स रेशियो तो इसका मतलब क्या? अगर आप अभी तक जो भी रेशियोज का पर्सपेक्टिव देखो तो इट इज फॉर द मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी का रोज कैसा है, कंपनी की लिक्विडिटी सही है या नहीं। एज अ यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी बिकम द इन्वेस्टर ऑफ दैट कंपनी, मुझे ये सब चीजें मैटर नहीं करती। वॉट मैटर्स टू मी दैट कि जो मैं पैसा लगा रहा हूं उस पे मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है, ना कि कंपनी कितना कमा रही। कंपनी कुछ भी कमा रही हो, सपोज कंपनी करोड़ कमा रही पर कभी डिविडेंड बांट ही नहीं रही है, डू यू वांट टू इन्वेस्ट इन दैट टाइप्स ऑफ कंपनी? मैम कहीं ना कहीं हम शेयर्स के कैपिटल प्राइस एप्रिसिएशन पे बिलीव करते हैं पर कहीं ना कहीं हम ऐसी हमारा ओरिएंटेशन रहता है या हमारा इंटेंशन रहता है कि हम ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करें जो क्या दे रही हो हमको, डिविडेंड दे रही हो, डिविडेंड ओरिएंटेड कंपनी। एम आई क्लियर एवरीवन? सो मैम एज अ इन्वेस्टर्स मैं कुछ और कैलकुलेशन करता हूं टू डिसाइड टू इन्वेस्ट ऑन दैट कंपनी और नॉट। अभी तक आपने जो भी पढ़ा वो कंपनीज की परफॉर्मेंस, पोजीशन, लिक्विडिटीज, गियरिंग बता रही थी। अब हम जो पढ़ेंगे वो क्लियर कट नॉट फॉर द कंपनीज पर्सपेक्टिव बट फॉर द इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव कैलकुलेट किया जाता है। तो मैम इट मींस दैट ये जो रेशियोज हम निकाल रहे हैं तो ये क्या इन्वेस्टर्स निकालेगा? नहीं, एज अ कंपनी मैनेजमेंट, एज अ एनालिसिस ऑफ द कंपनी आपको वो रेशियोज निकाल के देने हैं ताकि इन्वेस्टर्स उन रेशियो को यूज करके क्या ले पाए, डिसीजंस। बिकॉज अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई इसलिए जाता है ताकि हमारा यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या ले पाए, डिसीजंस ले पाए। एम आई क्लियर एवरीवन? ओके,
What do you mean by associates in a consolidation? Less than 50% से हो, more than 20% से हो. अच्छा, Significant influence. सबसे main, it's you must have the significant influence on that company. What do you mean by significant influence? Like, उसके decisions को वो affect कर सकते हैं. Change कर सकते हो या फिर Change तो control हो जाता है, influence कर सकते हो. मैम, हम उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाए. ठीक है, इफ कंपनीज हैव टू अपॉइंट 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आई हैव एन ऑप्शन टू अपॉइंट 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और 1 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो मैम, किसी भी कंपनी को कब मेरा एसोसिएट बोला जाएगा? जब मैं उस कंपनी में क्या करती होंगी? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. कब किसी कंपनी को मेरा सब्सिडरी बोला जाता है? जब मोर देन 50% हो, कंट्रोल और उस पर कंट्रोल हो. व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल? हमारे आईएएस या आईएफआरएस में कंट्रोल का डेफिनेशन दे रखा है और मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि दैट डेफिनेशन शुड बी. बोलो. बोलो. व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल? मैम, किसी कंपनी पे हमारा पावर हो. पावर मीन्स मैम वी हैव अ मेजॉरिटी ऑफ द वोटिंग राइट्स ऑन दैट कंपनी. ठीक है, इफ देयर इज एन ऑप्शन टू अपॉइंट 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आई हैव एन ऑप्शन टू अपॉइंट 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. इट्स मीन्स आई हैव अ पावर, आई हैव अ कंट्रोल ऑन दैट कंपनी. मैम, मैं उस कंपनी के इन्वेस्टर्स रिटर्न्स, क्योंकि ऑब्वियसली मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स मेरा है, डिविडेंड बांटना है, रिजोल्यूशन पास होगा, रिजोल्यूशन मेरे फेवर में होगा. मैं चाहूंगा तो बटेगा, नहीं तो नहीं बटेगा. इट्स मीन्स आई कैन इन्फ्लुएंस द इन्वेस्टर्स रिटर्न्स. I can influence the variable returns of the company. It means that company को कहाँ invest करना है, क्या FDs बनानी है, क्या investments करना है. I have an option to decide. अगर ये तीनों चीज मीट होती है, then I have what we say, there is a control, and if it is a control, that means that particular company is my subsidiary. If some companies is not my subsidiary or not my associate, so it's merely an investment, even though I have an सपोज मैंने किसी में 80% शेयर्स एक्वायर्ड कर रखे हैं, बट उन्होंने क्लियर कर रखा है कि कोई आपका राज नहीं चलेगा. जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, सबको मिला, मतलब जितने शेयर होल्डर्स है उन सबका मिलके ही म्यूचुअल डिसीजन होगा. इट्स नॉट यू के कंट्रोल द डिसीजंस. सो इवन दो हैविंग द 80% shares of that company, just consider as an investment only, because you don't have any control or don't have any significant influence. Am I clear everyone? मार्कअप किस पे निकलता है? मार्जिन.
हमेशा क्या दे रखो, सेल्स प्राइस, कॉस्ट कभी दे नहीं रखी होती। पी ने ए को बेचा 1 लाख के गुड्स। आपको पता है आज ये क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस दूंगी आप लोगों को, एंड इट्स गिव यू रियलिटी चेक कि दिसंबर में अटेम्प्ट देना है या नहीं देना है। तो जब आप क्वेश्चन करो बहुत वाइजली सोच लेना, क्योंकि अगर हमसे बेसिक बेसिक मतलब ये कॉन्सेप्ट में कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट सॉल्व नहीं हो रहे हैं, सो वी हैव टू गिव अ थॉट दैट कि हमको अटेम्प्ट कब देना है। ठीक है, और मैं डिसाइड नहीं करूंगी, आप खुद से ही एनालिसिस करना कि अगर बेसिक चीजें सॉल्व नहीं हो रही है तो फिर आगे जाके बहुत कॉम्प्लिकेशंस ही बढ़ेंगे। क्या आएगा? 2700। ठीक है, अब एसओपी नहीं, मुझे बताओ एसओएफपी में क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से माइनस होगा, और एक और डबल इम्पैक्ट आएगा ना। अगर सिर्फ एसओएफपी बनाया तो वर्किंग नोट 5 एंड वर्किंग नोट 6, और एसओपीएल में इसमें इन्वेंट्री भी आएगा। एसओपीएल में कहाँ जाएगा? सीओजीएस में ऐड करेंगे। क्लियर है? ओके, कितने का आया? 2700। सबका ही 2700 आया है। लेट मी डू। क्या आया? 2700। क्या आया फिर? किसी किसी का कुछ और आया होगा ना? क्या आया ही नहीं? 7500। चलो ऑप्शंस लिखते हैं। ए 2700, बी 7500, सी 12500, डी 9,000. कौन बोला 9000? Tanushka. 9000, 9000, 9000 किस किस का आया? मेरा भी 9000 है मैम।
1 लाख इज द सेलिंग प्राइस, द मार्जिन इज 40%, तो मेरा अनरियलाइज प्रॉफिट इज 40%, 40,000. मैम 1/4 गुड इज सोल्ड, तो 3/4 गुड इज माई इन माई इन्वेंट्रीज, तो 3/4 का प्रॉफिट इज अनरियलाइज प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड 30,000. इन एसोसिएट हम पूरा इंटायरली अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं लेते हैं, ओनली वही प्रॉफिट लेते हैं जो हमारा परसेंटेज था, एंड द परसेंटेज इज 30, और 30,000 का 30% होता है 9,000. बोलिए सर, कहाँ गलती की अपन ने? 2700 कैसे आया रोहित? 9,000 का 30%, मतलब somehow 9,000 तक पहुंच गए थे. तो आपका 30 कहाँ है? अच्छा, आपने D30 बोला था, मेरा तो आया ही नहीं. नचिकेत, याद है जब मैंने एसोसिएट पढ़ाया था तो मैंने ये चीज बहुत क्लियर कट बोली थी कि एग्जाम में आप यही चीज भूलोगे, आप वो 30% लगाना भूल जाओगे. बोला था या नहीं? आपका 7,500 कैसे आया महक? 30,000 का 40% ले लिया था. 30,000 का 30 अगर 9,000. अच्छा, तो आपने इसमें मार्जिन 30% अज्यूम कर लिया ऐसा? तो एक बात बताओ, 9,000 आ गया था तो अपन बोल क्यों नहीं रहे थे? डर लग रहा था कि डांटेगी? मैंने इतना तो आतंक नहीं मचाया अभी तक आपकी क्लास में कि सही बोलोगे तो भी, और गलत भी हो तो भी बोलना है, ताकि सामने वाले को पता चले कि आपका आंसर तो आया. अगर आप आंसर निकाल रहे हो, आप नहीं बोल रहे हो, तो वो पता है क्या असम्पशन जाता है कि आप कैलकुलेशन ही नहीं कर पा रहे हो. गलत सही, एटलीस्ट कैलकुलेशन तो की. मैंने रोहित को डांटा क्या कि गलत क्यों लाए 2700, उनका सुना तो मैंने कहा 9,000 तक अपन आ गए थे. इट्स मीन्स थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेकेंगे कर लेंगे तो हो जाएगा. उन्होंने डबल बात 30 कर दिया. तो कहने का सेंस है, अगर आपका आंसर आता है तो आपको बोलना है, चाहे गलत हो या सही, तो एटलीस्ट मुझे ये समझ में आएगा कि आपने कैलकुलेशन की. मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी कि गलती कहाँ थी, कैलकुलेशन मिस्टेक में थी कि कॉन्सेप्ट ही भगवान जाने क्या जा रहा है. बात समझ में आई? तो आपका आंसर चाहे 6, मेरे को 10 ऑप्शंस भी दे दोगे तो भी 10 ऑप्शंस बोलने हैं, अगर सबके अलग अलग आ रहे हैं तो. यस. कोई बोला क्या मैम?
3,000। टमाटर कैसे दिए? सक्षम वापस सीखना। $43,000 43,000 43,000 43 40 नैना 63 महक 37 40,000 1,03,000 40,000 ठीक है। 43 आपका रोहित। अभिषेक नचिकेत क्या बताया आपने? 63 महक आपको यहां तक की नेट एसेट्स निकालनी है। तो ये जो प्रॉफिट इसको मिला उसमें से आपने डिविडेंड बांटा ना 3,000 का, मैंने तो फॉर्मूला लिखा रखा है कि यू हैव टू रिड्यूस। अगर ये डिविडेंड यहाँ होता तो आप सीधे 60 लेते, ना कि डिविडेंड लेस करते। आप डिविडेंड लेस क्यों कर रहे हो? बिकॉज द प्रॉफिट आपको मिल रहा है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, दैट इज आफ्टर डिविडेंड। नो, तो डिविडेंड तो 3,000 का माइनस करना ही पड़ेगा ना। याद है हम पीएनएल में भी एलिमिनेट करते हैं कि नहीं करते हैं डिविडेंड? दोनों जगह लिखा होता है कि इनकम एक्सपेंसेस। एक ही बुक में इनकम जरूर लिखा होता है, एक्सपेंस लिखा होता है क्या? नहीं लिखा होता, फिर भी नेट करके ही तो लेते हैं।
इवन जब आप ओपनिंग रिटर्न और क्लोजिंग रिटर्न अर्निंग का डिफरेंस लेते हो तब भी तो डिविडेंड नेट करके ही लेते हो। बट इन दैट केस हम क्यों डिविडेंड अलग से माइनस कर रहे हैं? बिकॉज ये मिडिल ऑफ द ईयर हुआ है। तो ये यू अगर यहां पे हुआ होता तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आप ओपनिंग रिटर्न अर्निंग और क्लोजिंग रिटर्न अर्निंग का डिफरेंस लेते हो, डिविडेंड अपने आप लेस हो जाता। बट अब जब यहां ले रहे हो तो यू हैव टू सी कि डिविडेंड कौन से वाले प्रॉफिट से माइनस हुआ है। तो हमारे केस से माइनस हुआ है तो यू हैव टू रिड्यूस द डिविडेंड। कैसा है अपना कुछ 54 700 600? हाँ, गुडविल 0 थी और फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई निकाल लिया अपन ने। और फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई कहाँ का दे रखा है? आपको पता है पहले मैंने यहाँ पे ना 1 जनवरी लिखा था क्योंकि हम एक मोनोटोनस प्रोसेस में फंसे हुए हैं कि हम इधर निकाल रहे हैं तो हमको एनसीआई भी निकालना है। मेरा इंटेंशन आपको इस क्वेश्चन को अलग डेटा, दोनों अलग अलग डेट्स का डेटा देने का, पर उसके विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड मैंने चेंज कर दिया था। पर वो क्यों चेंज किया था आपको पता है? ताकि हम क्वेश्चन वाइजली पढ़े। एग्जाम्स में वो आपको ऐसे ही घुमाएगा। हमने क्या एक मोनोटोनस प्रोसेस सीख ली कि गुडविल निकालना है, गुडविल के बाद एनसीआई निकालना है, एनसीआई में जो दे रखा होगा फेयर वैल्यू प्लस पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, क्योंकि हमने यहाँ पे भी पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व ऐड किया है। बट इन द एग्जाम्स हमको एक्टिवली रीड करना है कि हमको डेटा कौन सी डेट का दे रखा है। एट डिस्पोजल दे रखा है कि बिगनिंग ऑफ द ईयर। अगर बिगनिंग ऑफ द ईयर होता तो आप ऐड करते पोस्ट एक्विजिशन 20%, बट बिगनिंग ऑफ द ईयर था ही नहीं, एट डिस्पोजल था, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी। 43 एंड 40 इज कंसिडरेबल क्योंकि जो लफड़ा था वो सिर्फ डिविडेंड का था। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लगेंगे इस चीज में किया जा सकता है। बाकी जिसने -1000 -63 37 103 23, ये बियॉन्ड इमेजिनेशन आंसर्स हैं। ठीक है, ये अपना लेवल खुद एनालिसिस करना, टीचर एनालिसिस नहीं करेगी, टीचर नहीं बताएगी कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। आप खुद एनालिसिस करो। देखो 43 और 40 में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है, दैट इज डिविडेंड। दैट इज रॉन्ग बट कंसिडरेबल है कि यार ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लैकिंग है। अगर हम रिवाइज करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। बट जिनका ये 103 23 30 से, आपका 63 कैसे आ गया? पोस्ट एक्विजिशन 40 लिया था, पोस्ट एक्विजिशन पहले ही 60 होता, 1/20 का प्रॉफिट था तो। क्या क्या अगेन रिपीट? ये ऐसे नहीं बनाया था, अपन ने कैसे निकाला? ये यहाँ पे एड ऑन नहीं कर पाए। सर आप बताएं आपका 1000 कैसे आया? पोस्ट एक्विजिशन निकाले थे 120 दे दिया था। अच्छा, इसको 1 लाख लिया ही नहीं, पूरा ही पोस्ट एक्विजिशन 120 लिया, तो 60 लिया होगा फिर। 120 और उसका डिविडेंड माइनस 77 और फिर उसमें एनसीआई को भी माइनस की जगह प्लस कर दिया है। का 1%
एक्वायर जुलाई में किया है, मिडिल ऑफ द ईयर। मेरे दिमाग में ना एक चीज ध्यान रखना, मेरे को सिलेबस कंप्लीट करने की कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। कोई होड़ नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर दूं, आपको रेशियो एनालिसिस कंप्लीट करा दूं। जब अपन यही नहीं कर पा रहे हैं तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। किसी को ये नहीं लग रहा होगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ पढ़ा ही नहीं रही है आज। मेक यू रियलाइज और अंडरस्टैंड, बिकॉज हम बहुत क्लोज आ चुके हैं टू फाइल द एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर दिसंबर अटेम्प्ट। एवरीवन इन द क्लास, शिखा, स्वाति, आप लोगों ने कंसोलिडेशन पढ़ा है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? शिखा आपकी वॉइस ही ऑडिबल, स्वाति आपकी वॉइस ही ऑडिबल नहीं है। 62,000। 62,000. 62,000 मैम। Yes, ma'am. सबका 62 आ रहा है? कैसे? 56,000. मैंने भी किया नहीं, देखो। 1 लाख का 5% इज फॉर द होल ईयर। हमको कितने महीने का लेना है? हाँ, Ma'am, 56,000. कुछ 500 में आ रहा है क्या पीछे? चलो और करो, ऑप्शंस दो, मैं भी करके देखूं। Ma'am, 56,000. 56,000, ठीक है। बोलो कितना आ रहा है? 62 ही आ रहा है। 62। 56 किसने बोला? Tanishka. मुझे आज की अगर विनिंग कोई कैंडिडेट दिखती है तो वो तनिष्का है। तनिष्का ने 3 आंसर दिए और तीनों एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर दिए। दिस इज द इंटरेस्ट ऑफ 2500। मैम दिस इज पोस्ट एक्विजिशन, तो ये तो हमारे इसका पार्टिसिपेट होना ही चाहिए। तो टोटल इंटरेस्ट मैंने साल भर 2500 दिया है, तो इसमें से पहले तो ये 2500 का खर्चा हटाएंगे, दिस इज रिलेटेड टू द पोस्ट एक्विजिशन। तो मैं सॉरी 4500, तो मेरा 12,000 इंटरेस्ट लगा पूरे साल भर का, अदर देन 2500 को स्प्लिट किया 6। तो मैम 6,000 इज माई पोस्ट एक्विजिशन इंटरेस्ट, क्योंकि हर चीज को 6/12 करके लिया जाता है। तो मैम मेरा इंटरेस्ट हुआ 50 प्लस 6,000 प्लस 2500, कितना है ये? 58,500। बट यहां तक भी कहानी खत्म नहीं हुई मैम। इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन ये तो आपने ऐड किया कि हाँ मुझे इतना इंटरेस्ट ऐड करना है। अब मैम हम कंसोलिडेशन के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और कंसोलिडेशन से इस इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन एलिमिनेट होगा। 2500 इन्वेस्टमेंट इनकम से, 2500 इंटरेस्ट इनकम से, फाइनेंस कॉस्ट से। सो आंसर इज 56,000। सिखाया था ना कि पोस्ट एक्विजिशन इंटरेस्ट है, जब पता है कि ये खर्चा इधर का ही है तो ये तो ऐड करेंगे ही। अगर आपने इसको पूरे को टाइम प्रोपोर्शनेट कर दिया 6/12, तो आपने ये खर्चे को भी स्प्लिट कर दिया पूरे साल भर में, जबकि ये खर्चा तो इसी पीरियड का है ना। तो आपके पीएनएल में इसी पीरियड में खर्चा आना चाहिए, क्योंकि आप इस पीएनएल को कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो इसको अलग हटा के खर्चा कितना हुआ? तो 6,000 मिलेगा, क्योंकि स्प्लिट हुआ 6/12 इस पीरियड में। तो 6,000 पूरा, और 2500 ये भी इसी पीरियड का खर्चा है।
तो अगर 2500 इसी पीरियड का खर्चा, तो टोटल 8,500 ऐड होना चाहिए। ये किया, 58,500 खर्चा ऐड किया। पर अब मैम इंटरग्रुप ट्रांजैक्शन एलिमिनेट करेंगे, 2500 उसमें से भी, 2500 उधर से भी, इसलिए 56। आप इसको ऐड करो मत, तो लेस करने की जरूरत नहीं है। मैं जनरली बोलती हूँ कि आप ऐड करो, ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि हाँ, दिस इज माई पोस्ट एक्विजिशन, एंड आफ्टर दैट आई हैव टू एलिमिनेट इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन विच इज कॉल्ड 2500। मैंने आपको एसओपीएल में एक चीज बोली थी कि सब कुछ इजी है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। बोलो। धीरज, अपना क्या आया था? 54 कैसे? फोर्टीन बाय 500 को 6/12 कर लिया। बोलो। जब याद है, जब ये कॉन्सेप्ट पढ़ा रही थी, मैं आपको और बोल रही थी कि आपको और पूछना हो ना, आप पूछ लो, अगर नहीं आ रहा है मैं एक और बार एक्सप्लेन करने को तैयार हूं। बट इस कॉन्सेप्ट को हल्के में मत लेना। देख, एक बात समझो, एग्जाम्स में वो ऐसा नहीं सोचेगा कि हमारा रिलेटिव लग रहे हैं, इनको अच्छे क्वेश्चंस दे दो। वो ऐसे ही लॉजिक्स में रुलाएगा। अब बताओ, कंसोलिडेशन में है क्या? क्या करना है? P+S ही तो करना है। वो कहाँ रुलाएगा? वो इन्हीं चीजों में रुलाएगा, ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे देगा। मैं इंटरप्रिटेशन में बोल रही हूँ कि अपन एग्जैक्टली पूरे मार्क्स नहीं ला सकते। आपको भी अभी फील हो रहा होगा जब आप कर रहे हो इंटरप्रिटेशन, क्योंकि उस पर लिखना होता है, और लिखने पे सबके ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं मार्क्स में इश्यूज आ सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आएंगे ही, पर आ सकते हैं। बट कंसोलिडेशन तो अगर आप ये लिख के आओगे, तो वो बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, गलत है। तो इसमें तो न्यूमेरिकल ही है ना, इसमें तो आपको 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। 62,000 कैसे आया? 50,000, और इसको टाइम प्रोपोर्शनेट कर दिया, और इंटरग्रुप ट्रांजैक्शन एलिमिनेट नहीं किया। 50,000 लिया, और इसका बस इसमें से 2500 माइनस करके इसको पूरा ले लिया। तो ये बीच में जो मैंने एक्वायर लिखा था, जुलाई, सिर्फ दिखाने के लिए लिखा था, दिख नहीं रहा था मिड ईयर एक्विजिशन है। अरे वो तो परसेंटेज में किया। ये जो फिनेंस कॉस्ट है, ये तो पूरे साल भर की है। हाँ, ये तो मैंने माना, इसका 6/12 किया। इसका 6/12 नहीं होता है क्या? हम जब पीएनएल बनाते हैं, मैंने आपको बैलेंस शीट का बोला है कि हम टाइम प्रोपोर्शनेट नहीं करते, क्योंकि वो एज ऑन डेट बनती है। पर पीएनएल में तो सिखाया है ना कि जिस दिन से एक्वायर के अब ये है, तो आपका प्रॉफिट पे पूरा हक है क्या, जनवरी टू दिसंबर? कब से कब तक का हक है? तो कितने टाइम का प्रॉफिट, रेवेन्यू, सेल सब ऐड करोगे? तो इसको 6/12, मतलब चलो, ये माना कि ये कॉन्सेप्ट की तो धज्जा उड़ाई ही उड़ाई, इसकी भी उड़ा दी कि इसको 6/12 करना होता है। मतलब मैं चलो मान लू कि चलो ये कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट था, पर आप तो कॉन्सेप्चुअली पूरे ही जीरो हो गए पीएनएल में, इफ यू फील। जो मेन कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर आपने यहां नहीं किया, इट मीन जब पूरा इंटायर पीएनएल आएगा तब भी नहीं करोगे। तब भी रेवेन्यू को 6/12 नहीं करोगे, सीओजीएस को 6/12 नहीं करोगे, प्रॉफिट को 6/12 नहीं करोगे। इंटरेस्ट का मैंने यहाँ आपका रीजन था इंटरेस्ट को कंपोनेंट को चेक करना, वो तो गलत किया ही, चलो आई एक्सेप्ट कि वो हमसे नहीं बना। बट अपन तो यहाँ पे भी फेल हो गए। क्या कर रहे हो आप? दिवाली की 5 दिन की जगह 10 दिन की छुट्टी ले लो, पर पढ़ लो घर जाके। मैंने कहा था ना, कंसोलिडेशन फ्रीक्वेंट बेसिस पे करना। मैंने इवन यहां तक भी बोला था कि जिस दिन क्वेश्चन करने की इच्छा नहीं हो ना, तो एक बार 1 2 3 सारे कॉन्सेप्ट कर लेना एक बार, कि इसमें ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, इसमें ऐसा होगा ऐसा करेंगे। किसने मेरी बात को सीरियस लिया? आपको पता है, जब टीचर बोल रहा है ना यहाँ बैठ के, तो वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा है कि चीजें भूली जाती है। ये तो वही बात हो गई, किसी ने आपको मना किया कुछ करने से, तो अपन को जब तक गिरेंगे नहीं ना, ठोकर नहीं लगेगी, तब तक तो हम करेंगे ही। तो आप वैसा कॉन्सेप्ट फॉलो कर लो, जो अच्छा लगे वो करो।
करो। सिर्फ एडजस्टमेंट ही बता दो। मैम जो 2000 का रेफरेंस है वो कैश इन ट्रांजिट है, तो कैश में ऐड होगा, रिसीवेबल्स में से -2000 होगा और 4000 पेबल्स और रिसीवेबल दोनों में से माइनस होगा। वेरी गुड। कहाँ गया यार वो पॉइंटर? Read this adjustment and tell me the answer. I just wanted to know बैलेंस शीट में क्या इम्पैक्ट आएगा.
मैम जो सेल्स और परचेज हुई है उसमें पेबल्स में और परचेज में जाके 2000 ऐड होगा। Okay, I really don't wanted to give me the answers in P&L. I really wanted to give you should give me the answer in case of receivables and payables in a balance sheet. यस मैम, इन्वेंट्री में जाके ऐड होगा 2000 और करंट लायबिलिटीज में भी ऐड होगा 2000। Okay. बस कितना कितना 2000। मैम फिर कैश में 2700 ऐड होगा और हम्म रिसीवेबल्स में 2700 लेस होगा और 1700 भी लेस होगा और करंट लायबिलिटीज में से 1700 लेस होगा। ओके। पिरामिड सेल गुड्स टू स्क्वायर एज अ कॉस्ट प्लस 40-50%। इट्स मीन वो जब भी बेचता है तो उस पे अपना मार्कअप लगाता है 50% का। Below is the summary of the recorded activities. Sales to Square. पिरामिड की बुक बता रही है मैंने उसको 16,000 बेचा। परचेज फ्रॉम पिरामिड वो बता रहा है मैंने तो सिर्फ 14,500 परचेज किया। तो डिफरेंस क्या? तो क्या है ये? मैम दैट्स कॉल्ड गुड्स इन ट्रांजिट। इट मींस पिरामिड ने बेचा तो है बट अभी तक स्क्वायर को मिला नहीं है। कितना? 1500। मैम मिला नहीं है, हमने हमेशा माना है गुड्स इन ट्रांजिट, वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमको मिल गया है। और अगर मिल गया होगा तो मेरी परचेज बढ़ जाएगी कितने से? 1500 से। लॉजिकली बढ़नी चाहिए थी। और साइमल्टेनियसली ऑब्वियसली मैंने अगर परचेज ही नहीं किए तो पेमेंट किया होगा नहीं, तो मेरे पेबल्स भी बढ़ने चाहिए साइमल्टेनियसली कितने से? 1500। जब ये परचेज मैंने इसमें इसने कहीं नहीं बोला कि आपने कितने गुड्स ईयर एंड पे आपके बचे हैं, तो वी आर एक्सपेक्टिंग जितना मिला उतना बेचा। पर मैम 1500 तो मिला ही नहीं, तो बेचा होगा क्या? तो मैम मेरी क्लोजिंग इन्वेंटरी में ये 1500 आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो डालना पड़ेगा। यस और नो? सो मैम मेरी जो ग्रुप इन्वेंट्री आएगी उसको मैं बढ़ाऊंगा 1500 से। यस और नो? यस मैम, क्योंकि बेचा ही नहीं है ना। बेचा क्या? नहीं बेचा, तो ये पड़ा होगा इन्वेंट्री में। मैम यस मैम। और मैम अगर इन्वेंट्री में पड़ा है तो इस पे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी तो होगा। यस और नो? सो मैम मार्जिन मार्कअप है 50%, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना? 500। कितना? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज 500। सो मैम ग्रुप इन्वेंट्री में से 500 कम होगा। और कौन से वर्किंग नोट में से 500 कम होगा? वर्किंग नोट 5, बिकॉज पेरेंट सोल्ड टू दी सब्सिडरी। यहां तक सेटल्ड है। इट्स मींस दैट मैम अभी तक तो हमने सिर्फ एक ही पार्ट सॉल्व किया है, दैट इज 1500। जो बेचा नहीं है उसको परचेज में ऐड कर दिया। परचेज में ऐड करने से वो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री का पार्ट बन गया। क्लोजिंग इन्वेंट्री पे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बुक कर दिया, डन। अब मेरी बुक्स में जितने पेबल्स आने चाहिए, कितने पेबल्स आ रहे होंगे मेरी बुक्स में? 3200 आ रहे होंगे। और ये बोल रहा है 400, मतलब डिफरेंस कितना दिख रहा है? 1200। कितना? 1200। 1200। तो मेरा कैश इन ट्रांजिट कितना? क्योंकि इसने बोला है स्क्वायर रिमिटेड टू द पिरामिड अ कैश पेमेंट विच इज नॉट रिसीव्ड बाय। उसने अमाउंट नहीं बताया पर उसने ये बोल दिया दिस पेमेंट अकाउंट द रिमेनिंग डिफरेंस इन द करंट अकाउंट। जो आपके करंट अकाउंट का डिफरेंस आ रहा है वही मेरा कैश इन ट्रांजिट है। तो मैम मेरी बुक्स में 1700 के पेबल्स थे, 1500 के मैंने लिखे ही नहीं थे, लिख दिए तो मेरे पेबल्स टोटल कितने हो गए और मेरे रिसीवेबल्स कितने हो गए? ठीक है, तो मेरा 1200 कैश इन ट्रांजिट है। तो कैश में कितना बढ़ेगा? 1200।
रिसीवेबल्स कितने कम होंगे, 1200 से वो और 3200 से इंटरग्रुप ट्रांजैक्शंस, और पेबल कितने से कम होंगे, 3200 से कि 1700 से? मैम 3200 से, क्योंकि तभी तो आपने इन्वेंट्री बढ़ाई 1500 से, पेबल्स कम किए, पेबल्स भी बढ़ाए इधर, और उधर इन्वेंट्री बढ़ाई 1500 से, और 1500 की इन्वेंट्री में अनरियलाइज प्रॉफिट था 500, वो माइनस किया, और वो 500 हमने प्रॉफिट में से भी कम किया अंडर वर्किंग नोट। Am I clear, everyone? This is how we account for the cash in transit and goods in transit. Last question. बहुत साल पहले एक्वायर किया था, बहुत साल पहले, तो अभी तक मतलब ईयर एंड तक गुडविल इम्पेयर्ड हुई है 1 लाख से। अभी तक मतलब मैं अभी तक की बोल रही हूँ, ईयर एंड पे तक गुडविल इम्पेयर्ड हुई है 1 लाख से। इस साल गुडविल इम्पेयर्ड हुई है 20,000 से। एसओपीएल में कितना माइनस होगा और एसओएफपी में कितना माइनस होगा? एसओपीएल में, एसओएफपी में कितना? बोलो एसओएफपी में कितना कितना? बोलो। मैंने बोला अभी तक, ईयर एंड तक। मैम एसओएफपी में 1 लाख की ही गुडविल इम्पेयर्ड होगी, बिकॉज हम बैलेंस शीट एज ऑन डेट बनाते हैं, नॉट फॉर द पीरियड। तो हम अभी तक जितना हुआ है पूरा इम्पेयरमेंट लेते हैं, बट बैलेंस शीट फॉर द पीरियड बनता है तो हम 20,000 माइनस करते हैं। एम आई क्लियर एवरीवन? ओके मैम, अब आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हो इन केस ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, आई नॉट नीड टू अटर अ सिंगल वर्ड in respect of this. Ma'am, chalo, coming back to the original discussion, that is called interpretation, but मुझे लग रहा है कि interpretation अभी start नहीं करते, question देखते हैं कोई भी, because अगर topic पढ़ाया तो इसमें इतनी देर तक consolidation आएगा ना, तो जब videos आएगी तो आपको confusion होगा कि इसमें interpretation है कि consolidation है। तो last question दे रही हूँ, कल we are done with the interpretation, कल हम खत्म कर लेंगे इंटरप्रिटेशन, वी विल डन विद द इंटरप्रिटेशन कॉन्सेप्चुअली, एंड 2 दिन फिर फ्राइडे एंड सैटरडे, नहीं फ्राइडे नहीं, थर्सडे एंड फ्राइडे फिर हम कंसोलिडेशन से रिलेटेड इंटरप्रिटेशंस के क्वेश्चंस करेंगे। आज इंटरप्रिटेशन खत्म कर सकते थे, बट खत्म इसलिए नहीं किया बिकॉज वो आपको पता है इंटरप्रिटेशन में कंसोलिडेशन के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। वो आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट दे देगा या कंसोलिडेटेड पीएनएल दे देगा, और वो सब्सिडरी का पीएनएल दे देगा और आपको बोलेगा कि आप बताओ कि पेरेंट पहले अच्छा था कि आफ्टर कंसोलिडेशन अच्छा था। तो इट मींस यू हैव टू क्रिएट अ पीएनएल ऑफ पेरेंट ओनली। आपके पास कंसोलिडेटेड है, आपके पास सब्सिडरी का है, तो आपको पेरेंट का पीएनएल निकालना है उसमें से। तो अगर पेरेंट का पीएनएल निकालना है तो यू हैव टू eliminate all those adjustment which you have done to create a consolidation. It means जो आपने intergroup transactions eliminate किए हैं उसको add back करना है, then subsidiary का सब चीजें निकालना है। बात समझ रहे हो? तो to solve interpretation question हमारा consolidation अच्छा होना चाहिए।
इसीलिए आज कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ डिस्कस किए रिलेटेड टू दी कंसोलिडेशन, क्योंकि बैलेंस शीट को एलिमिनेट करना बहुत इजी है, क्योंकि आप बैलेंस शीट में से P प्लस एस P प्लस एस P प्लस एस करते हो, बट इन केस ऑफ एसओपीएल आप इंटरग्रुप ट्रांजैक्शन ऊपर सेल्स भी माइनस करते हो, परचेज भी माइनस करते हो, इंपेयरमेंट सारी चीजें माइनस करते हो, तो उसको निकालना थोड़ा सा ट्रिकी वन है और डिफिकल्ट है। इवन दो आप पीएनएल को टाइम प्रोपोर्शनेट भी कर देते हो पर पेरेंट का नहीं करते हो, तो इट्स मीन पहले सब्सिडरी का अगर मिड ईयर एक्विजिशन है तो पहले उसको टाइम प्रोपोर्शनेट करके फिर एलिमिनेट करना है। बात समझ में आ रही है? टू सॉल्व इंटरप्रिटेशन एग्जाम में बच्चों को पॉइंट लिखने में तो डिफिकल्टी आती ही है, पर वो पीएनएल भी नहीं बना पाते, मतलब जो एडजस्टमेंट्स होते हैं ना, दे आर नॉट एबल टू डू सो। तो टुडे द रीजन बिंग कि मैंने क्यों कंसोलिडेशन, एक तो जस्ट वांटेड टू गिव यू अ रियलिटी चेक, सेकंड वांटेड टू tell you that ki consolidation is very important, not in terms of consolidation only, in interpretation also. So आपको इंटरप्रिटेशन भी अगर अच्छे से करना है तो आपको कंसोलिडेशन आना चाहिए। देखो मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ। अभी तो आपने क्या बहुत इजी इजी क्वेश्चंस करे हैं। जैसे वो आपको कंसोलिडेटेड पूरा पीएनएल दे देगा कि उसके 100% ओन सब्सिडरी थी, फिर टारगेट दे दिया, फिर कंसोलिडेटेड दे दिया, फिर वो आपको नीचे ना बहुत सारे फर्दर पॉइंट्स दे देगा कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है। इन पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट करके आपको आंसर्स देना है। अभी तो हमने क्या सीखा था, जब हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें उसने कोई पॉइंटर्स दिए थे क्या? उसमें कुछ नहीं, तो हमको जो अच्छा लगा था हमने वो अज्यूम करके कर लिया कि इस वजह से हो सकता है, इस वजह से। अब यहाँ तो आपको एग्जैक्ट पॉइंटर्स दे रखे होंगे और आपको इन्हीं की बेसिस पे कमेंट करना है कि अगर बढ़ रहा है तो इसकी वजह से बढ़ रहा है और घट रहा है तो भी इसकी वजह से घट रहा है। बात समझ में आई? अभी तो इंटरप्रिटेशन कैसा लगा कि फर्स्ट डे गया तो अपने को आया समझ में, हाँ यार कर सकते हैं, बट इतना इजी नहीं होता इंटरप्रिटेशन। और ये भी ध्यान रखना, टीचर आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करा सकता, ठीक है? वो आपको 5 या 6 क्वेश्चंस करा देगा, आफ्टर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ एट योर ओन। एम आई क्लियर एवरीवन? सो ट्राई कि हम छुट्टियां कम ले। जो आप बोल रहे हो ना कि मैम फ्राइडे सैटरडे आ रहा है तो अपन ऑनलाइन पढ़ ले, अपन पढ़ लेंगे, मैं क्वेश्चंस ही कराऊंगी ऑनलाइन, पर अगर आप लोगों को समझ में आए तो अच्छी बात है, ठीक है? सो अगर आपको एक दिन भी ऑफलाइन मिल रहा है तो यू शुड कम, कि नहीं यार हमको पढ़ना है। बिकॉज मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो फायदा ही, आई नॉट नीड टू ट्रेवल 45 मिनट्स टू कम यार। मैं तो प्रेस्टीज भी ऑनलाइन ले लूंगी तो मुझे कहीं भी नहीं जाना है, मुझे घर बैठ के आराम से अपने पलंग पे बैठ के पढ़ाना, क्योंकि दिख तो मैं रही नहीं हूँ आपको, अब मैं कैसे भी पढ़ाऊँ। बट इफिशियंसी में फर्क पड़ता है। आप देखना, आप ऑनलाइन पढ़ो, हम इतना पढ़ ही नहीं पाते जितना हम ऑफलाइन पढ़ पाते हैं, ठीक है? तो हम मोस्टली इस अक्टूबर में एक बार का पूरा सिलेबस वाइंड अप कर लेंगे। मैं सिंगल एंटिटीज, अभी हमने सिर्फ एक चैप्टर है जिसमें सिंगल एंटिटीज के हमने एक बार भी क्वेश्चंस नहीं किए हैं। सो आइडियली, क्योंकि सिंगल एंटिटी भी बैठ सकता है एग्जाम्स में, जर्नली सिंगल एंटिटीज के 1-2 क्वेश्चंस ही कराए जाते हैं आप लोगों को इन प्रैक्टिस, बिकॉज सिंगल एंटिटी में वही एडजस्टमेंट्स है जो आप आगे के सारे चैप्टर्स में पढ़ के आए हो, ठीक है? उसके अलावा कोई फर्दर एडजस्टमेंट्स नहीं होते हैं। सो टू अंडरस्टैंड द सिंगल एंटिटी आपके सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से होने चाहिए। टू स्टार्ट, अभी आपको 5 दिन की छुट्टी है, मैं आपको चैप्टर्स के नेम बता देती हूँ जो मेजर सिंगल एंटिटीज में देखने को मिलता है। दैट फर्स्ट वन इज रेवेन्यू, सेकेंड वन इज रिवैल्यूएशन, मतलब आपको आईएएस 16 देखने को मिलेगा, फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी देखने को मिलेगा, टैक्सेशन देखने को मिलेगा, और इन्वेंटरी, मेजरिटी, और एक लीज। ये 5-6 चैप्टर्स आपको सिंगल एंटिटी में देखने को मिलेंगे। सिंगल एंटिटी में वही लोग क्लास में बैठना जिन्होंने चैप्टर्स कर रखे हैं। ऐसा नहीं जैसे रोहित रोहित को बैठने का सेंस नहीं, क्योंकि उन्होंने कंसोलिडेशन से ही ज्वाइन किया है ना, खुद से कर लिया। तो
मतलब कर लिया तो अच्छी बात है, पर सिंगल एंटिटी के क्वेश्चंस में ये सारे जो चैप्टर्स के मैंने नेम लिखा है ना, IAS 2 ये सब, ये सारे इनकॉर्पोरेट होंगे एडजस्टमेंट्स में। तो ओनली दो स्टूडेंट्स ही बैठना जिन्होंने ये सारे चैप्टर्स कर रखे हैं। मालूम पड़ा, ऐसा ना हो कि आई नीड टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू एक्सप्लेन दोज एडजस्टमेंट्स सेपरेटली, बिकॉज अगर वो एडजस्टमेंट पूरा बहुत डिटेल्ड में एक्सप्लेन करने लगी तो हमारा सिंगल एंटिटी तो भगवान जाने कैसे कंप्लीट होगा। एम आई क्लियर? सो मोस्टली हमारा सिलेबस वाइंड अप है। हमने एग्जाम किट भी मोस्टली की है। मैंने ए सेक्शन और बी सेक्शन के क्वेश्चंस आपको कराए हैं, यस और नो? जो चैप्टर्स पढ़ाए उनके मोस्टली क्वेश्चंस मैंने कराए। और आस्क यू, मैंने ये अगर नहीं भी कराए तो मैंने आपको बोला है आप करके आओ, और अगले दिन अगर किसी भी टॉपिक में डाउट रहता है तो आस्क मी, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है? और मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स के तो हमने कर लिए, बट स्टिल आप कर लो, आपको लग रहा है कि टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन यू। हमारे 2 थ्योरेटिकल चैप्टर्स बचेंगे जो मोस्टली 2 दिन में कंप्लीट हो सकते हैं। 1.5 घंटे के सेशन, उससे ज्यादा उसमें टाइम नहीं लगेगा। तो इन अक्टूबर हम इन चैप्टर्स को वाइंड अप करेंगे। ठीक है? सिंगल एंटिटी मेरा प्रेफरेंस है, जब मैं ऑनलाइन सेशंस लूंगी फ्रॉम माय होम, तब मैं आपको सिंगल एंटिटीज के क्वेश्चंस करा दूं। Am I clear, everyone? Okay. तो प्लीज आप ये नहीं सोचना कि आज का सेशन हमारे लिए वर्थलेस निकला। ये वर्थलेस नहीं था, बिकॉज इन कंसोलिडेशन या इन इंटरप्रिटेशन कंसोलिडेशन आना बहुत जरूरी है। आप अगर देखोगे, और मेनली देखो, इंटरप्रिटेशन सिंपल वो देगा ही नहीं। अगर उसको सिर्फ सिंपल रेशियोज निकाल से आपसे इंटरप्रिटेशन कराना होगा, वो देगा ही नहीं। वो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स कंसोलिडेशन के साथ या फिर कुछ अलग अलग टाइप के एडजस्टमेंट के साथ ही इंटरप्रिटेशन देगा। Am I clear? So what you have to do, एक बार consolidations के जो adjustments हैं उनको एक बार thoroughly revised कर लेना। ठीक है? कल मैं आपको इन्वेस्टर्स रेशियोज और 2 क्वेश्चंस पढ़ा दूंगी। फिर थोड़ा सा खुद से, अब कैसा है, हमारे मेरी साइड से क्या हो गया, इंटरप्रिटेशन डन। सो व्हाट यू हैव टू डू, खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने नहीं भी करा, ऐसा नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चंस करा सकती हूँ। ठीक है? मैं कर भी क्या रहे, रीडिंग ही तो कर रहे हैं। तो आपको करना है, और फिर जिन क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं कि मैम ये नहीं बन रहा है, तो दैट क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द क्लास। मैं एक बार इंटरप्रिटेशन डन करूंगी, आपके पास 5 से 6 दिन होंगे, आप आराम से घर पे सारे इसके क्वेश्चंस, रिलेटेड क्वेश्चंस आप डिस्कस करो, पढ़ो, समझो। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेगा, मैम ये एडजस्टमेंट ही समझ में नहीं आ रहा, दैट वी विल डिस्कस इन द क्लास। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है? ये देखो, इंटरप्रिटेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये पूरा रिलेटेड टू द इंटरप्रिटेशन है कि सब्सिडरी दे रखी होगी, देन आप उससे मतलब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, एक क्वेश्चन तो मैं कंसोलिडेशन का कराऊंगी ही कराऊंगी, डोंट वरी, कि हाउ टू इंटरप्रेट एंड हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। ठीक है? फिर रेस्ट आप प्रैक्टिस करना। मतलब मैं कोशिश करके सारे जो एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनका एक एक टाइप आपको करा दूंगी, ताकि आप जब घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो तो आपको आए। ठीक है? और एक और चीज क्या बोल रही थी मैं, हाँ, लास्टली एक चीज दिखा दूं, फिर वाइंड अप करते हैं सेशंस। एज आई टोल्ड यू, जब हम सिंगल एंटिटी स्टार्ट करेंगे, आपको ऐसा पीएनएल, ऐसा ट्रायल बैलेंस दे रखा होगा। ठीक है? और मैंने आपको बोला ना टॉपिक्स, देखो ये नॉन करंट एसेट से रिलेटेड है। नॉन करंट एसेट्स में हमने क्या क्या पढ़ा था, IAS 16, IAS 23, IAS 40, IAS 20, है ना? और लीज होल्ड प्रॉपर्टी पढ़ा था, लीज पढ़ा था, जिसमें हम जब लीज में एंटर करते हैं तो नॉन राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट्स लिखते हैं और लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं। सो बस ये उससे रिलेटेड टॉपिक्स आ गए। फिर हमने रेवेन्यू पढ़ा था, तो ये रेवेन्यू से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हो गए, ये भी रेवेन्यू से रिलेटेड हो गया, और लास्ट में टैक्सेशन से रिलेटेड हो गया। इट्स मीन्स दैट ये सिंगल एंटिटी लोगों को डिफिकल्ट लगता है। क्यों डिफिकल्ट लगता है? क्योंकि वो उस क्वेश्चन को एज अ होल देखते हैं। बट अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे देखो कि 2 नंबर में ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, मैम इतना बड़ा नहीं देगा, इसका एडजस्टमेंट बहुत छोटा होता है, बट कहानी उनको पूरी बतानी होती है ना, कि इस टाइम खरीदा था, इस टाइम बेचा है, इसकी वैल्यू ये है, इसका ये है, बस पॉइंटर्स ये रहते हैं। तो अगर आपको वो चैप्टर बहुत अच्छे से आता होगा, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छे से आता होगा, आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली अपियर कर लोगे। नहीं तो सिंगल एंटिटी से डर बैठेगा।
ठीक है। और मुझे लगता है अगर हमारे आईएएस बहुत अच्छे से है ना, तो वी आर गोइंग टू लव सिंगल एंटिटी। व्हाई? बिकॉज इसमें कुछ नया नहीं सीखना है। कंसोलिडेशन में नया सीखा, एसोसिएट, डिस्पोजल्स, नए रूल्स, नए रेगुलेशंस। अगर मैं बोलूं रिवैल्यूएशन गेन है, कहाँ डालोगे? पता है ना। अब यहाँ पे अगर रिवैल्यूएशन गेन आ गया तो पीएनएल में ओसीआई में डालोगे ना। तो जब पीएनएल बनाओगे तो ओसीआई में डालोगे। इट्स मींस क्या आपको इनमें आइटम नहीं पता ये कौन सा आइटम है? रेवेन्यू कौन से? पीएनएल का होता है कि बैलेंस शीट का? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसका आइटम होता है? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट किसका होता है? एडमिन कॉस्ट, इक्विटी डिविडेंड पेड किसका आइटम होता है? मैम रिटेन्ड अर्निंग का लेजर बनेगा, ओपनिंग क्लोजिंग और उसमें से डिविडेंड पेड माइनस करेंगे। यस और नो? मैम राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट्स किसका आइटम होता है? बैलेंस शीट का के पीएनएल का? तो आपको ये तो आइटम्स पता ही ना। अगर आपको बनाने में क्या दिक्कत है? सिर्फ ये सारी चीजों को तो दे रखी एज इट इज पीएनएल और बैलेंस शीट में बाइफरकेट करना है, बस ये 4 एडजस्टमेंट तो करने हैं। तो अगर वो रिस्पेक्टिव आईएएस बहुत अच्छे से आता होगा तो ये एडजस्टमेंट डिफिकल्ट नहीं है। बट अगर वो आईएएस ही नहीं आता होगा तो इधर अपने को रोना आएगा। ये फैक्ट है। तो मैंने आपको लिस्ट ऑफ चैप्टर्स दे दिए हैं कि कौन कौन से सिंगल एंटिटी के हैं। अभी तो मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, आपको दिवाली की 5 डेज मिलती। आप सोच लेना, यू वांट टू एंजॉय द दिवाली और यू वांट कि यार एटलीस्ट 4 आवर्स अ डे हम या 3 आवर्स अ डे हम पढ़ सकते हैं। एम आई क्लियर एवरीवन? मेरी साइड से कोई बाउंडेशन नहीं है, आपकी मर्जी है, आप जैसे सेलिब्रेट करो। क्लियर? ओके। सो कल हम क्या कंप्लीट कर लेंगे? इंटरप्रिटेशन। और 2 दिन फिर हम मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है? ओके। अब मैं कल कंसोलिडेशन से रिलेटेड कोई डिस्कशन नहीं करूंगी रिलेटेड टू दी एडजस्टमेंट। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको वो एडजस्टमेंट्स अब आते होंगे। हम फर्दर डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे मैम ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये हो रहा है मतलब हो रहा है। ठीक है? ओके। प्रियांशी, पायल, शिखा, यस आई मैम। चीजें समझ में आ रही है आज जो भी डिस्कस किया? यस मैम। Yes, ओके। ma'am. ओके ठीक है। ओके एवरीवन, बाय बाय, एंजॉय योर डे।